नमस्कार दोस्तों। चौधरी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ टॉपिक्स बचते हैं, जैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, सबसे पहले आज हम टॉपिक करते हैं। जो टॉपिक है वो है जलवायु को, क्या है हमारा टॉपिक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो कारक आते हैं हमारे। सबसे पहला कारक आएगा स्थिति के आधार पर, और दूसरा आएगा वायुमंडलीय पवनों से, वायुमंडल और पवनों से संबंधित कारक। वायुमंडल है पवनों से संबंधित कारक। स्थिति के आधार पर कारकों की बात करते हैं। इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अक्षांश और देशांतर। इसकी बात करते हैं तो देखिए, भारत है तो इसका जो दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा 0 डिग्री इसके पास में है। क्यों? क्योंकि विस्तार कहाँ होता है, 8 डिग्री और 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 0 डिग्री के लगभग पास में है। इसलिए जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर हमें समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। ना ज्यादा गर्मी होगी और ना ज्यादा सर्दी होगी। जैसे जैसे हम उत्तर भारत की ओर जाते हैं, उत्तर भारत जो है भूमध्य रेखा से दूर गए तो यहाँ हमें विषमकारी प्रभाव मिलता है। यानी कि ज्यादा ही तो गर्मी मिलेगी और ज्यादा ही सर्दी मिलेगी। ठीक है। अब अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो लगभग 30 डिग्री है, और इस 30 डिग्री अक्षांश के कारण ही जलवायु में विभिन्नता मिलती है। देखिए, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये है 23.5 डिग्री कर्क, इधर आएगी 23.5 डिग्री मकर। उसके बाद में 66.5 डिग्री नीचे भी मिलेगी, 66.5 डिग्री। इसको बोलते हैं आर्कटिक, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। अब यहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगी, देखिए। यहाँ मिलता है उष्ण कटिबंध जलवायु, यहाँ भी उष्ण कटिबंध जलवायु। इससे ऊपर वाले भाग में आएगी 23.5 से 66 के बीच में शीतोष्ण जलवायु। ऐसा इधर होगी शीतोष्ण जलवायु। 66.5 से 90 के बीच की बात करेंगे यहाँ भी शीत जलवायु, और यहाँ भी शीत जलवायु। ठीक है, ये बात।
इसमें हम एक चीज और देखेंगे, सूर्य की स्थिति देखेंगे। देखिए, ये 23.5 डिग्री करक हो गई, ये 23.5 डिग्री मकर हो गई। 21 मार्च को सूर्य कहाँ होगा? भूमध्य पे। 21 जून को कर्क रेखा पे। फिर 23 सितंबर को वापस भूमध्य पे आएगा और 22 दिसंबर को फिर ये मकर रेखा पे चला जाता है। यह स्थिति होती है। अब एक एक स्थिति की बात करते हैं। सूर्य उत्तरायण, उत्तरायण उत्तर में कब जा रहा है? 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च, फिर 21 जून, फिर 23 सितंबर उत्तर में घूम रहे हैं। और सूर्य दक्षिणायन कब है? तो ये हमारा 23 सितंबर से लेकर वापिस 21 मार्च है। 23 सितंबर, 22 दिसंबर, फिर वापिस 21 मार्च। ये दक्षिणायन, ये उत्तरायण स्थिति है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर है, 21 मार्च, सूर्य की जो किरणें हैं ये भूमध्य पे लंबवत है। जब ये भूमध्य पे लंबवत है तो यहां क्या होगा? दिन रात की अवधि, दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी। 21 जून की बात करें तो 21 जून को सूर्य लंबवत कहाँ है? कर्क रेखा पर। सूर्य जब यहां कर्क रेखा पर होता है तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन 13.5 घंटे का, और उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 10:30 की। लेकिन इसी 21 जून को मकर पर विपरीत होगा। विपरीत कैसे होगा? मकर पे तो होगी बड़ी रात और छोटा दिन। मतलब कहने की बात यह है कि जिस तारीख को जहां सूर्य होगा उस दिन वहां बड़ा दिन और छोटी रात होगी। इसी तरह से फिर इस स्थिति को अब हम क्या कहते हैं? ये 21 जून वाली स्थिति है, इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। इसी तरह से अब हम बात करेंगे स्थिति की, कौन सी की? अब हम बात करेंगे वापिस 21 जून के बाद में 23 सितंबर को, 23 सितंबर को सूर्य वापिस भूमध्य पे, भूमध्य पे आया तो दिन बराबर रात। रात की अवधि फिर बराबर होगी। इसके बाद में सूर्य अब कहाँ जाएगा? अब सूर्य 22 दिसंबर की बात आ गई। 22 दिसंबर को सूर्य गया मकर पे लंबवत। मकर पे लंबवत है तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन और छोटी रात, और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? छोटा दिन, बड़ी रात। यानी कि सूर्य की स्थिति जहां है वहां दिन बड़ा, रात छोटी। तो इस स्थिति को बोलते हैं, 22 दिसंबर वाली स्थिति को, शीत अयनांत। ठीक है, ठीक है। अब आता है जल स्थल वितरण प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा, है ना? देखिए, एक साइड हमने जल लिया, एक साइड स्थल लिया। दिन की बात करते हैं। दिन में क्या होगा? स्थल जल्दी गर्म होगा, टेम्परेचर ज्यादा तो एयर प्रेशर कम। जल उसके मुकाबले कम गर्म होता है तो टेम्परेचर कम,
और एयर प्रेशर ज्यादा। तो अब हवाएं जल से स्थल चलेगी। रात की बात करो, रात में क्या होगा, ये स्थल, ये जल, टेम्परेचर कम होने लगेगा। स्थल जल्दी गर्म हुआ है तो ठंडा भी जल्दी होगा, ठंडा जल्दी हुआ तो यहाँ टेम्परेचर कम, इसके बजाय यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो एयर प्रेशर कम, इधर एयर प्रेशर ज्यादा, अब हवाएं चलेगी यूं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मछुआरे जो हैं वो रात को जाते हैं मछली पकड़ने और सुबह होते ही लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो दिन में जाते हैं मछली पकड़ने और शाम को वो वापिस आ जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें देखिए कैसे जाएंगे, दिन में जाएंगे या रात में, ये बताएं। तो मछुआरों को जाना है जल में, इसलिए मछुआरों को निकलना पड़ेगा रात में ना। क्यों? क्योंकि स्थल से जल की ओर हवा चल रही है तो उनकी नाव को चलाने में सहायता मिलेगी और दिन के समय वो वापस लौट आते हैं। इसलिए मछली पकड़ने का काम मछुआरे कब करते हैं? पकड़ेंगे मछुआरे कब? रात में, है ना? क्योंकि उनको सहायता मिलती है इससे। अब तीसरा पॉइंट आएगा समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो जैसे जैसे 165 मीटर की ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने लग जाता है। समुद्र तल के नजदीक समकारी प्रभाव देखा था ना, भारत भूमध्य रेखा के पास में है, दक्षिणी भाग, क्यों? क्योंकि वो समुद्र के पास में, जल के पास में, तो वहां समकारी प्रभाव। और समुद्र से दूर समुद्र से दूर जाओगे तो विषमकारी, वही भूमध्य रेखा वाला प्रभाव यहाँ लग रहा है। उसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट आएगा यहाँ पर, कौन सा? उच्चावच स्थलाकृति। इसमें बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला। ये क्या करती है? साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवन रोकेगा, प्लस ये क्या करेगा? मानसूनी पवनों को वर्षा हेतु बाध्य करेगा। उच्चावच का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। ठीक है जी। अब वायुमंडलीय पवनों से संबंधित कारक, तो इसमें कौन सा आता है? दाब एवं धरातल, जो हम एयर प्रेशर देख सकते हैं, हाई प्रेशर से लो एयर प्रेशर चलेगी। तापमान, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करेगा? तापमान ज्यादा है तो एयर प्रेशर कम, इसलिए कम तापमान से ज्यादा तापमान की हवाएं चलेगी, बारिश होगी। और चक्रवात, ये तीन है वायुमंडलीय क्या है, या पवन कारक जो है। अब भारत की ऋतुएं चार भाग है। भारत की ऋतुओं की बात करें तो चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी चार ऋतुएं बताई गई है? तो शीत है, ग्रीष्म, दक्षिण पश्चिम मानसून वाली, और मानसून निर्वतन। इनकी तारीख क्या है? शीत होती है 15 दिसंबर से 15 मार्च। ग्रीष्म होती है 15 मार्च से 15 जून। मानसून कब आएगा? 15 जून से 15 सितंबर। और मानसून निर्वतन कब होगा? 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है जी। शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु में तापमान कम, तापमान कम तो वायु दाब अधिक। शीत और ग्रीष्म ऋतु क्या होती है ये और देख लो। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु का मतलब ठंड, ठंड यानी कि यहाँ टेम्परेचर कम, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा। टेम्परेचर कम तो एयर प्रेशर ज्यादा, यहाँ एयर प्रेशर कम। और क्या होगा, है ना? शीत ऋतु में पवन कहाँ चलेगी? पवन स्थल से जल चलेगी। ग्रीष्म ऋतु में जल से स्थल चलेगी। क्यों? क्योंकि भाग वही, गर्मी है, गर्मी है तो
पानी वाला है ना। पानी का टेम्परेचर और ग्रीष्म का जो उस हिसाब से ना। शीत ऋतु में वर्षा कम, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ज्यादा। शीत ऋतु में पवन चलेगी उत्तर से पूर्व, ग्रीष्म ऋतु में पवन चलेगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और शीत ऋतु में थी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की बात होगी। पश्चिमी विक्षोभ जो शीत ऋतु में होती है उसको क्या कहते हैं? शीत ऋतु। शीत ऋतु में आता है पश्चिमी विक्षोभ, और इस पश्चिमी विक्षोभ को क्या कहते हैं? मावट, है ना, सर्दियों में होने वाली वर्षा, और रबी की फसल के लिए अमृत है। अब आगे हमारा टॉपिक आता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय ने क्या किया था? इनका आधार क्या था? वर्गीकरण का आधार था टेम्परेचर और रेन, वर्षा। 1884 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। 1918 और 1936 में इसमें संशोधन हुआ। भारत को इन्होंने क्या है, 8 प्रकार से बांटा है। ठीक है, 8 प्रकार से बांटा है। अब इसमें देखिए 8 प्रकार में क्या चीज है। AW, ये प्रायद्वीपीय भारत, ये देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है। BW, HW, पश्चिमी राजस्थान। तीसरा है BSHW, इसमें है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात। चौथा पार्ट आता है हमारा CWG। CWG है गंगा का मैदान और उत्तर विशाल मैदान। पांचवा है इसमें AMW, जिसमें है मालाबार तट, मालाबार तट। छठा है AS, जिसमें आता है हमारा कोरोमंडल तट। सातवां है हमारा DFC, जिसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। और आठवां पार्ट हमारा आता है ई वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या है। ये देखिए AMW, ये रहा AMW। AMW में क्या है? मलाबार तट। फिर ये हमारा इधर आ गया AS। AS में हमारा कौन सा है? दूसरा मैंने आपको बताया था कोरोमंडल तट। ये BSHW आ गया, ये इतना सा भाग इसमें BSHW है। ठीक है, और देखिए ये आ गया हमारा, ये फिर यहाँ ये इतना जो हमारा ये पार्ट आ रहा है, ये सारा पार्ट आता है हमारा AW के अंदर। AW में कौन सा आ गया? प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग आ गया। इसके बाद में ये CWG आ रहा है ना, गंगा के मैदानी भाग की बात करते हैं। ये देखिए आप, उत्तर भारत, गंगा का मैदानी भाग, ये सब आ गया इसमें। ये CWG है। उसके बाद में देखिए ये ई वाला भाग या ET वाला भाग, ये आप देखिए, जिसमें मैंने बोला था आपको जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और ये सब आ गया। फिर DFC वाला भाग हमने बताया था, ये रहा। DFC में क्या है? अरुणाचल प्रदेश आ गया। इसी तरह से BWHW, ये रहा, जिसमें हमने क्या बताया था? राजस्थान का भाग आ गया, पश्चिमी राजस्थान। फिर ये BSHW है, ये रहा, इसके अंदर BSHW है सारा, जिसमें क्या आ गया? गुजरात भी आ गया, पश्चिमी राजस्थान का भाग भी आता है, पंजाब भी आता है, हरियाणा का भी आता है। और ये इधर कर्नाटक में भी BSHW है, जो मैंने यहाँ कर्नाटक में भी बताया था। तो ये 8 भाग हो गए। देखिए, एक, दो, AW वाला 3, BSHW 4, CWG 5, ई और ET वाला 6, DFC वाला 7 और BWHW वाला 8। ये 8 भाग हो गए। यहाँ नंबरिंग थोड़ी अलग है, यहाँ अलग लिखा हुआ, तो ये नाम देखना और इसके अंदर थोड़ा सा इनको खोजने की कोशिश करना, है ना। यहाँ A का मतलब होता है उष्ण कटिबंध जलवायु। B का मतलब है शुष्क जलवायु। और कैपिटल W गर्म जलवायु।
और आपका स्मॉल एच का मतलब डेजर्ट यानी मरुस्थल। कैपिटल एस का मतलब है अर्धशुष्क जलवायु। फिर आपका स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है शीतकाल शुष्क होगा, यानी कि शीतकाल में बारिश नहीं हो रही है। फिर हमारा कैपिटल सी आता है, जिसका मतलब है शीतोष्ण जलवायु। फिर स्मॉल जी का मतलब गंगा का मैदान है। स्मॉल एम का मतलब है कि मानसूनी जलवायु है। आपका स्मॉल एस का मतलब होता है ग्रीष्मकालीन जलवायु है। कैपिटल डी का मतलब अधिक ठंडा, अधिक ठंडा। और एफ का मतलब है अधिक वर्षा। इसी तरह से स्मॉल सी का मतलब क्या है, टेम्परेचर से। और कैपिटल ई का मतलब है ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, तो ये चीज है। इनको एक थोड़े से डायग्राम में हम और देख लेते हैं। कैसे, देखिए। ऐसे थोड़ा सा रफली डायग्राम में देखिए। तो ये ऊपर वाले भाग में हमने यूं देखा था ई वाला, ये ई होगी। इधर अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में हमने DFC देखा था। ये बीच में आप इधर देखिए, राजस्थान वाला जो हिस्सा आएगा, इसमें सबसे पहले यहाँ आएगी BWHW। फिर उसके बाहर ही थी BSHW। फिर उसके बाद में हमने इस साइड कौन सी देखी थी, AMW। फिर यहाँ यहाँ हमने कौन सी देखी थी, AS। इसके ऊपर कर्नाटक वाले भाग में फिर हमने कौन सी देखी थी, BSHW, है ना। फिर आप ये देखिए, यूं ऐसे कीजिए, और ये ऊपर गंगा वाला भाग CWG देखी थी। और यहाँ बीच में कौन सी, AW आ गई यहाँ, और यहाँ AW आ गई। 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये BSHW होगा। तो ये 8 है। ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल है। एक दो बार डायग्राम से प्रैक्टिस करें, हो जाएगी। अब हम देखते हैं थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीजें और रहेगी उसमें, क्या कुछ कैसे होता है। भारत में एवरेज वर्षा अगर देखें तो 112 से 125 सेंटीमीटर। जेट स्ट्रीम जो है वो भारत जलवायु को प्रभावित करती है, भारत जलवायु प्रभावित करती है। ठीक है। और जेट स्ट्रीम चलेगी कहाँ, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ऐसे नीचे ये 30, ये 60, इसके बीच में ये जेट स्ट्रीम मिलेगी। जेट स्ट्रीम कहाँ मिलेगी, 30 डिग्री से 60 डिग्री, इन अक्षांशों के मध्य हमें जेट स्ट्रीम मिलेगी। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में चलेगी, विसर्पाकार मार्ग होगा, है ना। और पश्चिम से पूर्व चलेगी हमेशा। ये तीनों जहां कंडीशन मिलेगी वहीं जेट स्ट्रीम मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जेट स्ट्रीम की। ठीक है। और जेट स्ट्रीम की बात करें तो शीतकाल में इसकी गति क्या होती है, ज्यादा होती है कहाँ, भारत में। ठीक है। जबकि ग्रीष्म काल में इसकी गति क्या होती है, कम होती है। तो ग्रीष्म काल में इसकी गति क्या होती है, कम होती है। और शीतकाल में जेट स्ट्रीम क्या करेगी, शीतकाल जेट स्ट्रीम, ये जो गंगा का मैदान है या जो उत्तरी भारत मैदान है, वहां ये टेम्परेचर कम करेगी, वहां ये टेम्परेचर को कम करती है ग्रीष्म काल में। और ये ग्रीष्म में क्या करेगी, ग्रीष्म में ये टेम्परेचर को बढ़ा देगी। एल नीनो, प्रशांत महासागर क्या है, गर्म जलधारा।
जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है ना। और भारत में ये एल नीनो होगी तो भारत में वर्षा कम होगी। और एल नीनो के साथ में अगर कौन सी हमने देखी थी पूर्वा जेट स्ट्रीम मिल जाती है तो इसके प्रभाव को ये कम कर देती है एल नीनो के। जलधारा की बात करें, दिसंबर माह में उत्पन्न होगी, है ना। कौन सी? ये एल नीनो। ये एल नीनो जलधारा दिसंबर माह में उत्पन्न होती है क्रिसमस के पास। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेल चाइल्ड ऑफ क्रिस्ट, यानी कि यीशु का शिशु। और इस एल नीनो को ही क्या बोलते हैं? महासागरीय बुखार। ठीक है। और इसी तरह से ला नीना की बात करें तो एल नीना की एकदम विपरीत ला नीना है। ये भी प्रशांत में है, महासागर में है, ठंडी है और भारत में मैक्सिमम वर्षा करवाएगी ला नीना। तो ये हमारा जलवायु का जो टॉपिक था वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से तैयार करें, क्वेश्चंस निकालें। धन्यवाद।